हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट को कवर कर लिया था और बाकी के हेवनली बॉडीज भी कवर कर लिए थे, जैसे कि डॉर्फ प्लैनेट, सैटेलाइट्स और मून को हम स्टडी कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं मून वाले पार्ट को। तो हम देखते हैं न्यू मून, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। इसमें मिनिमम पार्ट ऑफ मून दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? मिनिमम पार्ट ऑफ मून दिखाई देता है या नेग्लिजिबल होता है। और हम बात करते हैं फुल मून की, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। इसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ मून दिखाई देता है, यानी मैक्सिमम पार्ट कहे तो 57% पार्ट ही हम देख सकते हैं अर्थ से, तो वो उतना दिखाई देता है। मून जो है पृथ्वी के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, जब मून जो पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उस कंडीशन को पेरिजी कहते हैं, और जब मून सबसे दूर होता है पृथ्वी से तो उसको हम अपोजी कहते हैं। और बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ग्रेविटेशन ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, मून को गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के 1/6 पार्ट हो जाएगा। जैसे स्टडी कर देखते हैं कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का मास जो है 60 kg है, तो पृथ्वी पर भी वो 60 kg होगा, मून पे भी वो 60 kg होगा। लेकिन वेट की बात करें तो वो पृथ्वी पर तो 60 kg हो जाएगा, लेकिन मून पे 60 का 1/6 यानी 10 kg फील होगा। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। चंद्रयान 1, 2, 3 ये इसरो का मिशन है चांद, जिसमें कि चंद्रयान 2 जो है लैंडिंग के वक्त मून की सरफेस पे क्रैश हो गया था। अब हम बात करते हैं सुपर मून की। इन पोजीशन ऑफ फुल मून एंड पेरिजी आर सेम एट सेम टाइम, यानी जब पूर्णिमा हो और वो पृथ्वी की सबसे पास हो, यानी जब पूर्णिमा हो और चांद जो है पृथ्वी की सबसे पास हो, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि चांद जो है बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप भी जनरली देखते होंगे कि कोई भी बॉडी हमारे पास होती है तो वो बड़ा दिखाई देती है। तो उसी तरह से यहाँ समझ सकते हैं कि जब मून जो है पृथ्वी की सबसे पास है तो उस कंडीशन में मून जो बड़ा और चमकीला दिखाई देगा ही। अब बात करते हैं ब्लू मून की। जब एक मंथ में 2 फुल मून हो, दूसरे फुल मून को हम ब्लू मून कहते हैं। एग्जाम्पल के से समझते हैं इसको। ऐसे मान लीजिए कि 1 मार्च को फुल मून है, उसके 15 दिन के बाद क्या होगा? न्यू मून होगा, जिसको हम अमावस्या कहते हैं 16 मार्च को। उसके 15 दिन के बाद फिर क्या होगा? फुल मून होगा 31 मार्च को। ये 31 मार्च वाला जो फुल मून होता है ना, उसी को हम ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, जब एक साल में 2 या 2 से अधिक बार ब्लू मून हो जाए तो उस ईयर को हम ब्लू मून ईयर कहते हैं। ये 2018 में ब्लू मून ईयर था। अब बात करते हैं ब्लड मून की। इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लूनार एक्लिप्स व्हेन अर्थ कवर द होल मून, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय में जब पृथ्वी पूरे चांद को ढक देता है तो उस समय क्या होता है कि मून जो है रेड कलर शो करता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। सुपर ब्लड मून क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ सुपर मून, ब्लू मून एंड ब्लड मून अकर्स एट सेम टाइम, इन दिस कंडीशन इज नोन एज सुपर ब्लड मून। यानी सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून तीनों एक साथ ही एक समय पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर ब्लड मून। ये जो है 31 जनवरी 2018 में हुआ था। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ मून की, यानी चांद की गति की। ये 2 तरह की गति करती है, एक तो होता है रोटेशनल और दूसरा होता है रिवोल्यूशनल। रोटेशनल को कहते हैं घूर्णन गति और रिवोल्यूशनल को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति।
खास बात यह है कि रोटेशनल और रिवोल्यूशनल मोशन दोनों ही चांद की 28 दिन में ही कंप्लीट होती है। रोटेशनल मोशन जो है इसके एक्सिस पे होता है, जबकि रिवोल्यूशनल मोशन जो होता है अराउंड द अर्थ यानी पृथ्वी की चारों ओर ये एलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटती है। अब देखते हैं कि रिवोल्यूशनल मोशन के कारण कौन कौन से सिचुएशन ओरिजिनेट होते हैं। तो रिवोल्यूशनल मोशन के कारण दो तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, एक तो होता है सोलर एक्लिप्स और दूसरा ल्यूनार एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कहे तो सूर्य ग्रहण और ल्यूनार एक्लिप्स कहे तो चंद्र ग्रहण। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसको हम ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहते हैं। सोलर एक्लिप्स जो है न्यू मून की सिचुएशन में होता है यानी अमावस्या के सिचुएशन में होता है, और ल्यूनार एक्लिप्स जो होता है फुल मून की सिचुएशन में होता है। सोलर एक्लिप्स भी साल में मैक्सिमम 7 टाइम्स ही हो सकते हैं, और ल्यूनार एक्लिप्स जिसको हम चंद्रग्रहण कहते हैं ये भी साल में मैक्सिमम 7 टाइम्स ही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना चाहिए और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि चांद जो है अपने एक्सिस पे 5 डिग्री से झुका हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। फुल सोलर एक्लिप्स तो होता है, फुल सोलर एक्लिप्स अकर्स बट फुल ल्यूनार एक्लिप्स नो, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो होता है लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य और चांद तीनों का साइज जो है, शेप जो है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि जब अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो मून भी पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और सूर्य के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे जो है मून जो है पृथ्वी से आगे निकल जाता है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड की, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो फ्रीली मूविंग रॉक्स होती है उसी को हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेटेरॉइड, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड की। मेटेरॉइड जो है फ्रीली मूविंग रॉक्स है स्पेस में। एस्टेरॉयड के बारे में तो हमने ये समझा था कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मेटेरॉइड में ये किसी भी प्लैनेट के बीच में हो सकता है। ये ग्रेविटेशन के कारण एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है। जब ये कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर में जल जाए तो इसको मेटियोर्स कहते हैं, और जब जलते हुए जब इंटर करता है पृथ्वी के अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो उसको हम शूटिंग स्टार करते हैं। और जब ये पृथ्वी पर पूरी तरह से पहुंच जाता है बिना जले हुए तो इसको हम मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेट्स की। ये जो है सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है, सबसे दूर स्थित है। ठीक है, ये करीब मतलब नेपच्यून के आसपास ही पाया जाता है। नेपच्यून कहे तो वरुण के आसपास पाया जाता है। ये फ्रोजन बॉडी होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है तो फ्रोजन बॉडी होगा ही, जमा हुआ रॉक होगा। मेड फ्रॉम गैस एंड डस्ट, ये गैस और धूलकणों से मिलके बना होता है। जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है और टेल का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई टेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हेली कॉमेट जो है एवरी 76 ईयर के बाद पृथ्वी के पास से गुजरता है। पिछली बार जो है 1986 में पृथ्वी के पास से गुजरा था, और नेक्स्ट टाइम कब गुजरेगा, 2062 में गुजरेगा। ये तो गुजरेगा 2062 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा हेली कॉमेट अब नेक्स्ट टाइम कब पृथ्वी के पास से गुजरेगा, या फिर कब लास्ट टाइम गुजरा था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम सोलर सिस्टम के पार्ट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, एस्टेरॉयड जो है मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ये बात हम पीछे भी बता चुके हैं। और ये मेटेरॉइड है जो कि किसी भी प्लैनेट के बीच में हो सकता है। ठीक है, देख रहे हैं ये रॉक्स जो है मेटेरॉइड हैं, ये किसी भी प्लैनेट के बीच में हो सकता है। और इस रीजन को हम यहाँ पे जो ये जो रीजन है इसको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। यानी गोल्डीलॉक जोन कहने का मतलब वही रीजन जहाँ लाइफ सर्वाइव कर सकता है। ठीक है,
ये क्यूपर बेल्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लिमिट है। और ये वाइजर सैटेलाइट है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्यूपर बेल्ट के बाद एक दूसरा सोलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक कॉमेट्स जो है नेपच्यून के आसपास पाया जाता है, जो कि फ्रोजन बॉडी होती है, और जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो ये टेल का फॉर्मेशन करती है जलने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं सोलर सिस्टम का ये पार्ट। अगर किसी तरह का सजेशन हो या कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।